हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 11 के अकाउंटिंग टर्म्स को कंटिन्यू करेंगे। 5 टर्म्स हम लोग पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कुछ और टर्म्स जो रह गए हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। आज आपके सारे टर्म्स बेसिकली इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं, जो आपको यूज आने वाले हैं फ्रीक्वेंटली, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे के चैप्टर्स में जैसे जैसे चैप्टर्स हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो टर्म्स यहाँ डिस्कस नहीं होंगे अभी, उनको हम चैप्टर्स के साथ में हम डिस्कस कर लेंगे और उन चैप्टर्स को उन टर्म्स के साथ हम समझ लेंगे। बेसिक टर्म्स आज हम लोग खत्म कर लेते हैं। 2 वीडियोस में आपके टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे। सारे टर्म्स तो नहीं हो सकते, अकाउंट्स में बहुत सारे टर्म्स हैं। सो लेट अस बिगिन विद द 6th टर्म। 5 टर्म हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है। आज हम अपने 6th टर्म से आते हैं। हमारा आज का फर्स्ट टर्म जो है वो है एसेट। ऐसे ही आपके टर्म्स वाले क्लास का 6th टर्म है, पर आज का ये फर्स्ट टर्म है एसेट्स। मैंने नंबरिंग 6 ही दिया हुआ है, पहले 5 जो है वो फर्स्ट वीडियो में है। एसेट्स, देखिए एसेट्स का मतलब क्या होता है। आप एसेट्स को लिटरली एकदम लेमैन लैंग्वेज में, एकदम एक कॉमन मैन के लैंग्वेज में आप समझ लीजिए। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति हम लोग सब समझते हैं कि संपत्ति का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज पे अगर आपका राइट है, राइट का मतलब होता है आप जैसे चाहें, जो चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें, मतलब अगर आप चाहते हैं उसको जिस भी तरह से आप चाहते हैं आप उसको यूज कर सकते हैं, जब चाहें, किसी भी टाइम, जो चाहें। किसी को आपको दान देना है, किसी को गिफ्ट करना है, कुछ भी करना है, आप अगर किसी भी चीज के साथ अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो उसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में एसेट्स बोलते हैं। आते हैं हम लोग, इसका जो डेफिनेशन है एसेट का वो क्या है। एनीथिंग विच विल इनेबल द एंटिटी टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर। कोई भी चीज, एनीथिंग जो एक एंटिटी को, हम यहाँ पे अकाउंट्स में बिजनेस का बात करते हैं इसलिए हम बिजनेस के पॉइंट से ही समझेंगे। कोई भी चीज जो कि एंटिटी को या तो कैश दिलवाए या कोई बेनिफिट दिलाए फ्यूचर में, वो एसेट है। कोई भी चीज, वैसे कोई भी चीज जो बिजनेस को फ्यूचर में कोई बेनिफिट दिलाए या उस चीज के बदले में एंटिटी को पैसा मिले, कैश मिलेगा, कब, फ्यूचर में, तो वो एसेट कहलाता है। यहीं पे मैंने एक टर्म लिखा है इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स, अब हम इकोनॉमिक रिसोर्स समझ लेते हैं। एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब ही हुआ कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ एसेट। एनीथिंग व्हिच विल इनेबल द एंटिटी टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर। या तो आपको कैश आ रहा है या कोई बेनिफिट आ रहा है, तो जब किसी चीज से या तो आपको कैश मिले या कोई बेनिफिट मिले तो वही आपका वो एक रिसोर्स हुआ। और वो किस टाइप का रिसोर्स हुआ, वो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, इसलिए वो इकोनॉमिक रिसोर्स हुआ। तो एसेट्स क्या हो गए, कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स। अब आप एग्जांपल के तौर पर अभी के लिए आप समझ लीजिए, जैसे कैश। एक बिजनेस के पास अगर कैश है तो वो कैश को जैसे चाहे, जब चाहे, जो चाहे कर सकता है, इसीलिए वो कैश उसका एसेट है। वो उसको इनेबल करता है, क्योंकि कैश तो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे दूसरा टर्म है और बेनिफिट इन फ्यूचर। लेकिन उस कैश की हेल्प से बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है। कैसा बेनिफिट? कैश से चाहे तो आप कोई सामान खरीद सकते हैं, कैश से आप चाहे तो बिल्डिंग परचेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कैश उस बिजनेस का एसेट होता है। बैंक में पैसा पड़ा है, वो भी एक बिजनेस का एसेट है। ऐसे कई तरह की एसेट होती है। मैंने इसलिए 2 एग्जांपल डिस्कस किए क्योंकि अभी हमारे सारे टर्म्स क्लियर नहीं हुए हैं।
जैसे जैसे टर्म्स आएंगे फिर हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे कि वो आपका एसेट है या और क्या है, क्या कहलाता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए अभी मैंने सिर्फ 2 ही एग्जांपल एसेट्स में लिए हैं। सो आई होप एसेट इज क्लियर टू यू ऑल। अब आते हैं एसेट कितने टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स का क्लासिफिकेशन। देखिए बिजनेस में हमारा जो बिजनेस में एसेट होता है या कोई भी क्लासिफिकेशन होता है या कुछ भी जब हम करते हैं तो हम उसका वैल्यूएशन एक पीरियड के लिए करते हैं जो कि जनरली 12 मंथ्स का होता है, 12 महीने का, यानी 1 साल का वैल्यूएशन करते हैं। जो हम पैरामीटर लेते हैं वो 1 साल का लेते हैं। उस पैरामीटर के ऊपर हम चीजों को जज करते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सब का जो क्लासिफिकेशन करते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ 12 मंथ्स पैरामीटर। तो यहाँ पे भी हमने एसेट्स का जो क्लासिफिकेशन किया है ये ऑन द पीरियोडिक बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड किया है। क्या है इसमें, जैसे मैंने बताया अभी कि 12 मंथ्स का क्राइटेरिया होता है। अगर कोई भी एसेट 12 महीने के पीरियड से ज्यादा के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस में 12 महीने से ज्यादा के लिए उसको रखना चाहते हैं, तो वो एसेट आपकी लॉन्ग टर्म एसेट या नॉन करेंट एसेट कहलाती है। 12 मंथ्स का आपको क्राइटेरिया देखना पड़ता है, ठीक है। तो हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, एसेट 2 तरह के हो गए, नॉन करेंट और करेंट। नॉन करेंट को आप लॉन्ग टर्म भी समझ सकते हैं और करेंट को ही शॉर्ट टर्म कहते हैं। तो ये नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म क्या हुआ, तो अगर आपके एसेट 12 महीने से ज्यादा के लिए आप होल्ड कर रहे हैं तो वो नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म है। और वही अगर कोई एसेट आप 12 मंथ या उससे कम के लिए होल्ड कर रहे हैं तो वो कहलाती है करंट एसेट्स या शॉर्ट टर्म एसेट, ठीक है। करंट, पहले हम इन करंट एसेट्स का समझ लेते हैं। करंट एसेट्स में एक और क्राइटेरिया है, अगर आप किसी चीज को बेचने के लिए खरीदे हैं, मतलब गुड्स, जिसका डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में किया था, अगर गुड्स है तो वो गुड्स भी आपका करंट एसेट ही कहलाता है। अगर आपका के बिजनेस में गुड्स जो है उसको आप कभी भी ये 12 महीने वाले क्राइटेरिया में देखते ही नहीं, मतलब गुड्स आर डायरेक्टली कंसीडर्ड एज करंट एसेट्स। गुड्स, जो भी गुड्स है वो आपका हमेशा करंट एसेट्स होगा, हमेशा। अगर आपका गुड्स 12 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड कर रहे हैं तो भी वो आपका करंट एसेट्स कहलाएगा। सर जैसे ऐसा कौन सा गुड्स हो सकता है जो कि 12 मंथ्स के लिए होल्ड करते हैं? मान लीजिए एक रियल स्टेट बिजनेसमैन है, एक रियल स्टेट का बिजनेस है। रियल स्टेट का बिजनेस का मतलब हो गया, या बिल्डर है, ठीक है। कोई बिल्डर अगर है तो जनरली हो सकता है कि बिल्डिंग्स में 12 महीने से ज्यादा का टाइम लग जाए बनने में, तो उनको हो सकता है 1.5 साल, 2 साल, 24 महीने का अगर टाइम लग गया तो भी उनकी वो जो बिल्डिंग है, जिस उनका पर्पस है उस बिल्डिंग को बनाकर बेचना, तो वो जो बिल्डिंग है वो उनके लिए स्टॉक है। मान लीजिए कि किसी बिल्डर के पास 10 बिल्डिंग हैं जो बन रही हैं या अभी बिकी नहीं है, तो वो बिल्डिंग उनके लिए स्टॉक ही है, और वो स्टॉक है और वो करंट एसेट ही कहलाएगा, भले वो उन्होंने 12 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड कर लिया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो बना ही रहे हैं बेचने के लिए, गुड्स का क्राइटेरिया वो बिल्डिंग फुलफिल कर रही है, इसीलिए वो करंट एसेट में डायरेक्टली आ जाएगी। हेल्ड फॉर रीसेल, अगर वो रीसेल के लिए हेल्ड किया गया है, बेचने के लिए ही है वो, तो करंट एसेट है। और टू कन्वर्ट इन कैश विद इन 12 मंथ्स, या फिर मेरा इंटेंशन है या वो एसेट का नेचर ऐसा है कि 12 महीने में के अंदर ही उसको बेच कर हम कैश रियलाइज कर लेंगे, तो भी वो करंट एसेट कहलाता है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने नॉन करंट एसेट्स का अभी एग्जांपल आपको नहीं दिया है, क्योंकि आगे में हम उसको और क्लासिफाई करने वाले हैं, जहां पे आपके एग्जांपल्स कवर हो जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म पे, जिसका नाम है फिक्स्ड एसेट्स। कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है फिक्स्ड एसेट्स में, करंट एसेट्स में, तो आज हम लोग इसको एकदम अच्छे से समझ लेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट्स भेज दीजिएगा,
हम उसे अगले वीडियोस में उसको पूरा क्लियर कर देंगे। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है? जैसा नाम होता है, ये फिक्स्ड एसेट्स, कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जो एसेट फिक्स है, जो एसेट मूव नहीं करती है, बस वो फिक्स्ड एसेट होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अकाउंट्स में फिक्स्ड एसेट्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो अटैच है, जो इमूवेबल है, उसको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। ये गलत है, ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है। तो ये अगर आपके दिमाग में, तो इसको पहले निकाल दीजिए। फिक्स्ड एसेट समझ लीजिए क्या होता है। फिक्स्ड एसेट वैसी एसेट है किसी बिजनेस की जो बिजनेस ने होल्ड किया हुआ है, जो बिजनेस के पास है, और बिजनेस का इंटेंशन ये है कि वो उसको यूज करके अपने बिजनेस का ग्रोथ करेगा, अपने बिजनेस में उसका हेल्प लेगा, अपने बिजनेस में हेल्प लेगा, उसका वो बिजनेस नहीं कर रहा है, तो वैसी एसेट फिक्स एसेट कही जाती है। जैसे एक बिजनेस, एक प्रेमाइसेस में बिजनेस कैरी ऑन होता है, बिल्डिंग होती है बिजनेस के पास एसी लगा होता है, फैन लगा होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं जिसके बिना बिजनेस नहीं किया जा सकता। बिना बिल्डिंग के आप बिजनेस कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। आपको इक्विपमेंट्स लगते हैं, फैंस लगते हैं, एयर कंडीशंस लगते हैं, ये सब जो है ये एसेट है बिजनेस का, और ये फिक्स एसेट है। हर कंपनी, आप किसी भी बिजनेस का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, डोमिनोज जो है वो उनके लिए गुड्स है पिज्जा इज गुड्स फॉर देम। वो पिज्जा को बनाते हैं, बेचते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, ये उनके लिए गुड्स है। लेकिन आपने देखा होगा डोमिनोज कंपनी, दे यूज मोटर बाइक्स, वो बाइक यूज करते हैं अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, पिज्जा को डिलीवर करने के लिए वो बाइक को यूज करते हैं। अब यहां पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक है बाइक और दूसरा है पिज्जा। तो पिज्जा जो है वो डोमिनोज कंपनी का गुड्स है, इट इज अ करंट एसेट। लेकिन जो बाइक है, वो बाइक डोमिनोज कंपनी की एसेट तो है, पर वो फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि डोमिनोज कंपनी उस बाइक को यूज कर रही है पिज्जा को बेचने के लिए, अपने गुड्स को बेचने के लिए बाइक को यूज कर रही है। डोमिनोज कंपनी का इंटेंशन बाइक को बेचना नहीं है। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब क्या होता है। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं, हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स हेल्ड बाय एंटिटी फॉर इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी। अगर डोमिनोज के पास बाइक ना हो, वो बाइक ना रखें, होम डिलीवरी ना करें, तो उनका पिज्जा का सेल घट जाएगा। तो अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अगर कोई एसेट वो रख रखे तो वो फिक्स्ड एसेट है। हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स एंड नॉट फॉर रीसेल, यानी ये क्राइटेरिया होना चाहिए 12 महीने से ज्यादा, एंड नॉट फॉर रीसेल। डोमिनोज कंपनी ने बाइक को बेचने के लिए नहीं रखा है, वो उसको यूज कर रहे हैं अपने गुड्स को बेचने के लिए। हेल्ड नॉट फॉर रीसेल। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आपका ये टर्म्स को याद रखना जरूरी नहीं है। अकाउंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टर्म्स को समझें, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स आते हैं, आपको जब तक टर्म समझ में नहीं आएंगे, आप आगे के चैप्टर्स में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जैसे हम जो फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, गुड्स, ये सब का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप है। दिस आर द ग्रुप। जैसे मैंने बोला फिक्स्ड एसेट एक ग्रुप है। आपको आगे में इसके अंदर के आइटम्स आने वाले हैं, आगे के चैप्टर्स में आपको आइटम्स आएंगे। तो अगर आपको ये हेड, ये ग्रुप नहीं क्लियर है, तो आप आइटम को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो आप ग्रुप, इसके ग्रुप को, इस टर्म को समझिएगा, इसका क्लैरिटी लाइए। तो फिक्स्ड एसेट्स में फिर से क्लासिफिकेशन है। फिक्स्ड एसेट भी दो तरह की होती है। इट इज वेरी सिंपल, इसके लिए आप ऐसा इसको बहुत ज्यादा बर्डन मत लीजिएगा। फिक्स्ड एसेट दो तरह की होती है। एक वैसी फिक्स्ड एसेट जो आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जैसे ये बोर्ड, मैं इसको टच कर सकता हूं, दिख रहा है मेरे को, है ना, तो ये कहलाता है टैंजिबल। टैंजिबल मतलब जो दिखता हो, जिसको टच कर सकते हैं, वो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट कहलाता है। फिक्स्ड एसेट है, लेकिन एक होता है टैंजिबल, दूसरा होता है इनटैंजिबल। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। मैं पहले आपको इनटैंजिबल समझा देता हूं। टैंजिबल तो हमने अभी बताया, इनटैंजिबल्स भी समझ लीजिए। जैसे
बैंक्स भी बिजनेस करती हैं, बहुत सारे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं इंटेंजिबल को यूज करके, या ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि एक्सक्यूज मी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया बैंक्स का, तो बैंक्स आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ये कैसे सर्विस प्रोवाइड करती हैं? ये सॉफ्टवेयर यूज करती हैं। बैंक्स का अपना सॉफ्टवेयर होता है, हर बैंक का अपना सॉफ्टवेयर होता है, और वो सॉफ्टवेयर अगर सॉफ्टवेयर काम ना करे, आपने कई बार देखा होगा बैंक्स में लिखा रहता है लिंक फेल, लिंक डाउन। तो लिंक फेल मतलब उनका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, और अगर ऐसा होता है तो बैंक में आपका ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होता, उस टाइम आपका काम नहीं हो सकता है। मींस बैंक पूरी की पूरी अपने सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करती है। अगर बैंक का सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, बैंक फंक्शनिंग नहीं कर सकती। इज इट क्लियर? तो बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका सॉफ्टवेयर। अब ये जो सॉफ्टवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर आपको दिखता नहीं है, बैंक को दिखता नहीं है, ठीक है, तो लेकिन वो उसको हेल्प करता है बिजनेस करने में। तो वो सॉफ्टवेयर बैंक के लिए फिक्स एसेट तो है, पर वो टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है, वो दिखता नहीं है। हमें क्लियर? तो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। टेंजिबल, हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कुछ फिजिकल कोई स्ट्रक्चर हो, जैसे एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, बिजनेस में सोफा, चेयर्स, ये सब उनको हेल्प करते हैं उनके कस्टमर्स को बैठने में, एम्प्लॉइज को बैठने में, तो ये सब उनका टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। इनटेंजिबल, डजंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे सॉफ्टवेयर। गुडविल भी होती है, इसका हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए, जैसे मैंने अभी सॉफ्टवेयर बताया, ये कंपनीज के लिए, बिजनेस के लिए, एंटिटी के लिए, बिजनेस एंटिटी के लिए ये इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एसेट पे हम मूव करते हैं, ये है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब बिजनेस के पास ऐसा कोई रिसोर्स हो, ऐसा कोई एसेट हो जिसको जो कि उसके लिए ना तो फिक्स एसेट है, ना तो करंट एसेट है, ना फिक्स एसेट है, ना करंट एसेट है, मतलब करंट भी नहीं है, 12 महीने नहीं बेचेंगे, ना ही उसको स्टॉक की तरह हेल्ड कर रखे हैं, ना ही फिक्स एसेट है, मतलब वो बिजनेस को हेल्प नहीं कर रहे हैं बिजनेस इनकम में। उसके अलावा यानी ये एकदम डिफरेंट टाइप का एसेट हो गया। आप ध्यान से समझिए, मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक बिजनेस एंटिटी है जिनका काम है गारमेंट्स का, कपड़े का, वो कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, गुड्स आते हैं, कपड़ा वो बेचते हैं, ठीक है। उस बिजनेस एंटिटी ने एक बिल्डिंग खरीदी है, उस बिल्डिंग में को उन्होंने रेंट पे लगा दिया, भाड़े पे लगा दिया, और वहां से उनको भाड़े का इनकम हो रहा है, रेंटल इनकम हो रहा है, ठीक है। अब जैसे हम लास्ट ईयर हमने देखा था कि लॉकडाउन हो रखा था, तो लास्ट ईयर उस बिजनेस एंटिटी को ने कोई गुड्स नहीं बेचा, उनका बिजनेस बंद पड़ा था, तो उनको कोई इनकम बिजनेस से नहीं हो रही थी, लेकिन वो जो बिल्डिंग थी जो रेंट पे लगी हुई थी, उसका रेंट का इनकम उन्हें आ रहा था हर महीने का। इज इट क्लियर? तो वो जो बिजनेस का इनकम, क्या वो फ्लैट के खरीदने से कोई इफेक्टेड हुआ? क्या कोई कनेक्शन है इस दोनों इनकम का? नहीं है। तो जब एक बिजनेस ने उस बिल्डिंग को खरीदा, तो वो बिल्डिंग उस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि उस बिल्डिंग को खरीदने का बिजनेस का पर्पस था कोई ऐसी इनकम कमाना जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो कि ट्रेडिंग इनकम से रिलेटेड नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब होता है बिजनेस इनकम को ही ट्रेडिंग इनकम भी बोलते हैं। तो जो ट्रेडिंग इनकम से रिलेटेड नहीं है, यानी इस तरह की इनकम को नॉन ट्रेडिंग इनकम कहते हैं। और इसमें लगा हुआ पैसा, इससे बनी जो एसेट, उस एसेट को हम इन्वेस्टमेंट बोल के अलग से क्लासिफाई करते हैं। आई होप आई एम क्लियर टू यू। अब आप देखिए, एसेट्स विच आर held with the intention to earn non-trading income, जैसे कि
रेंटल इनकम। ठीक है, तो एक पार्ट तो इसका क्लियर हो गया। अब आइए दूसरा, एक और इन्वेस्टमेंट को पहचानने का एक और तरीका है। वही जो आपकी टेक्सटाइल बिजनेस एंटिटी थी, उसने बिल्डिंग एक खरीदा, फ्लैट को भाड़े पे लगाया, उससे इनकम आ रही है, तो वो बिल्डिंग उनके लिए इन्वेस्टमेंट हो गई। साथ ही साथ उन्होंने एक जमीन खरीदी, लैंड। क्यों खरीदे? कि जैसे ही उस लैंड का वैल्यू बढ़ जाए तो हम लैंड को बेच देंगे। जब लैंड का वैल्यू बढ़ जाएगा तो हम बेच देंगे। बिजनेस है कपड़े का, खरीदे हैं लैंड, इंटेंशन है लैंड का को खरीदने का क्या, कि जब वैल्यू उसकी बढ़ जाए तो बेच देंगे, तो वो लैंड भी उनके लिए इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। आइए सेकंड पॉइंट, कैपिटल एप्रिसिएशन इन एसेट्स व्हिच आर हेल्ड विद द इंटेंशन ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है वही लैंड परचेज विद द इंटेंशन टू सेल आफ्टर वैल्यू इंक्रीज, इसको कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। तो meanwhile I think this all are clear to you till investments। जैसे जैसे चैप्टर्स आपके आगे आगे बढ़ेंगे, आप जैसे जैसे यूज करेंगे, ये बहुत सिंपल होता चला जाएगा। अभी के लिए आप बेसिक थिंग्स बस इतना सा दिमाग में रखिए कि ये इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट, ये सब थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। आते ये सारे एसेट्स की कैटेगरी में है, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एसेट्स पे, जिसका नाम है वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स, कई बार हम लोग जब देखते हैं स्टूडेंट्स को अगर पूछते हैं वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है, तो रिप्लाई आता है एसेट्स व्हिच आर वेस्टेड, एसेट्स व्हिच हैव नो यूज। रॉन्ग, ब्लंडर। वेस्टिंग एसेट्स का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच कांट बी रिक्रिएटेड। वैसे रिसोर्स, वैसे नेचुरल रिसोर्स जिसको आप दोबारा बना नहीं सकते हैं, रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं, वैसे रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। तो क्या सर जितने हैं जो नॉन रिक्रिएटेड रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स सारे हैं? बिजनेस होना चाहिए उनका। अगर उसका बिजनेस, ऑब्वियस सा बात है, हम बिजनेस का ही बात कर रहे हैं, तो अगर उस चीज का बिजनेस होता है, ट्रेड होता है, तो वो कहलाएंगे वेस्टिंग एसेट्स। जैसे माइंस, कोल माइंस। कोल माइंस आपको पता है कि कोयला, माइंस का मतलब होता है खदान, जो कि जमीन के नीचे है और वो एक लिमिटेड एरिया में होती है। जैसे आपके बोकारो में है माइंस, ठीक है, झारखंड में, तो वहां से कोयले को निकाला जाता है, और जिस जगह से आप एक बार कोयला निकाले थे वहां पे कोयला दोबारा नहीं आ सकता है। ठीक है, तो वो माइंस को गवर्नमेंट लीज पे देती है और उसके बदले गवर्नमेंट पैसा लेती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है, वो उन्होंने उसको खरीदा है। जो मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने माइंस का टेंडर निकाला, मैंने माइंस का टेंडर लिया, मतलब मैंने गवर्नमेंट को से एक एग्रीमेंट किया कि 50 साल तक मुझे ये एरिया दे दीजिए, मैं यहां से माइंस निकालूंगा। उसके लिए गवर्नमेंट मेरे से फीस लेती है। तो अब 50 साल तक वो मेरा राइट हो गया उस जगह से माइंस कोल्स निकालने का। उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। तो वहां से एक्सट्रैक्ट मैं कर सकता हूं। तो ये जो मैंने पैसा दिया, इसके बदले मुझे एक राइट मिल गया है, एक वो मेरा एसेट हो गया। तो लेकिन ये जो एसेट है, ये आपको फिक्स्ड एसेट नहीं, इसका अलग से स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है जिसको वेस्टिंग एसेट्स कहा जाता है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट एसेट्स की तरफ मूव करेंगे। मीनवाइल आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज गुड्स और स्टॉक। स्टॉक। सो स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का ही दूसरा नाम इन्वेंट्री भी होता है। स्टॉक का मतलब होता है वैसे गुड्स जो कि, वैसे गुड्स नहीं मतलब गुड्स जो कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जैसा कि हम जानते हैं फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 31 मार्च, यानी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर जो गुड्स बच जाते हैं हमारे पास, उसको हम स्टॉक कहते हैं। गुड्स हेल्ड बाय ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अब यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का बात करा है। ट्रेडिंग का मतलब, एंटिटी का मतलब होता है वैसे बिजनेस जो गुड्स खरीद के लाते हैं और उसको एज इट इज बेच देते हैं, उनको बोलते हैं ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी वैसी बिजनेस एंटिटी होती हैं
जो कि कोई रॉ मटेरियल, कोई सामान लेके आती है, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करती है और एक नया सामान बना के उसको बेच देती है, उनको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। जस्ट फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, मैंने प्रीवियसली भी एक एग्जांपल लिया हुआ है फर्नीचर का। वैसी कंपनी जो फर्नीचर बनाती है तो वो लकड़ी खरीद के लाती है और लकड़ी से फर्नीचर बनाती है, तो वैसी एंटिटी को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। अब वो कंपनी अपने होलसेलर्स को सामान बेचती है, होलसेलर रिटेलर को सामान बेचते हैं, तो जो सामान होलसेलर कंपनी से खरीदे और आगे बेचते हैं, फर्नीचर खरीदे, तो होलसेलर के लिए, होलसेलर जो होते हैं या रिटेलर जो होते हैं, उनका काम फर्नीचर को एज इट इज खरीदना है और प्रॉफिट ऐड करके उसको एज इट इज बेच देना है। वो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब हुआ गुड्स को एज इट इज खरीदना एंड प्रॉफिट जोड़ के बेच देना, बस। तो दो तरह का बिजनेस एक्टिविटी गुड्स के केस में होता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो जो एक्टिविटी जैसे एंटिटी करती है उसको वैसी एंटिटी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करती है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी करती है ट्रेडिंग एंटिटी। दोनों के पास ही गुड्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि किसके पास किस तरह के गुड्स होते हैं। जो भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होती है उनके पास तीन तरह का गुड्स आपको मिलता है, तीन टाइप का। पहला रॉ मटेरियल, जब कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के पास जो लॉग्स होते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं जो वो खरीद के लाई है ताकि वो उसको काट के फर्नीचर बना के बेच सके, तो एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ लकड़ी के टुकड़े या लकड़ी उनके पास एज इट इज पड़ी होगी, तो वो जो स्टॉक है उसको रॉ मटेरियल का स्टॉक बोलते हैं, उसको अलग से हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो होता है वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक। कंपनी ने मशीन में डाला, उसको काटा पीटा और फर्नीचर अभी नहीं बनाया है, तो वैसे स्टॉक को हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक। और लास्ट में कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो बन के तैयार पड़े हैं, अभी बिके नहीं है, स्टॉक में पड़े हुए हैं लेकिन रेडी है, तो उनको बोलते हैं फिनिश गुड्स का स्टॉक। तो हम देख लेते हैं रॉ मटेरियल का स्टॉक, एनी सब्सटेंस हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। यानी आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ एग्जांपल लिख सकते हैं टिम्बर या लॉग्स, ठीक है। तो ये टिम्बर मतलब लकड़ी, तो ये हो गया हमारे रॉ मटेरियल का एग्जांपल। फिर है वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल that has entered into production process but is not yet a finished product। बीच का है ना, वो अब रॉ मटेरियल रह गया ना वो अभी फिनिश गुड्स बना है, दोनों के बीच में है, अभी आधा माल है बना है, आधा कच्चा है, आधा फिनिश है, तो उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश गुड्स भी कहते हैं। फिनिश गुड्स दैट आर रेडी फॉर सेल, जो बन के तैयार हो गया। यहाँ पे आप समझ सकते हैं एग्जांपल फर्नीचर बन के तैयार हो गया है, ओके। नेक्स्ट स्टॉक एंड ट्रेड, गुड्स हेल्ड बाय ट्रेडिंग एंटिटीज, जो बिजनेस कर रही है, सामान गुड्स खरीद के लाई और उसको एज इट इज बेच दी, ट्रेडिंग बॉट टू रीसेल, उनको बोलते हैं, उनके पास जो स्टॉक है वो स्टॉक एंड ट्रेड। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ट्रेड डेटर्स और बुक डेट्स। डेटर्स या बुक डेट्स किसको बोलते हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था गुड्स के बारे में, सेल्स के बारे में, परचेज के बारे में। तो सेल्स जो होता है ये दो तरह से हो सकता है, क्रेडिट सेल और कैश सेल। उधार में आप सामान बेच सकते हैं अपना, या कैश में बेच सकते हैं। उधार में जिसको बेचते हैं उन्हीं को हम डेटर्स कहते हैं। बहुत सिंपल है, जिसको आप क्रेडिट पे सेल किए हैं वो आपके डेटर्स हो गए। एंटिटी और पर्सन हु ओज अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। देखिए इतना आपको याद नहीं रखना है, डेटर आपको समझना है। तो डेटर क्या हुआ, मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया। ये मैंने थोड़ा ये जो लैंग्वेज है ये इसको टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि डेटर वो एंटिटी है, कोई भी पर्सन, कोई भी एंटिटी, कोई भी बिजनेस जिसको हम मतलब जिसका हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसका अकाउंटिंग का बात चल रहा है, वो जिसको भी उधार में अपने गुड्स को बेचेगी उसको हम डेटर्स बोलेंगे। तो जो कीवर्ड्स है वो आपको याद रखना है, क्रेडिट सेल और गुड्स। गुड्स को उधार में अगर आप किसी को बेच रहे हैं तो उस पर्टिकुलर इंसान को आप डेटर के नाम से बुलाते हैं। ये डेटर एक ग्रुप हुआ, इसके अंदर में मान लीजिए आपने राम को
उधार में माल बेचा, तो राम आपके लिए डेटर है। श्याम को बेचा, श्याम आपका डेटर है। जैसे आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये ग्रुप हुआ। अब स्टूडेंट्स में से ही मैं किसी को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो वो उसी स्टूडेंट के ग्रुप से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट हुआ। तो राम को मैं माल बेच रहा हूं, तो राम भी मैं बोलूंगा राम इज माई डेटर। वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो डेटर के ग्रुप से बिलोंग करता है। तो डेटर इज अ ग्रुप। तो अगर आपको ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कोई नाम मेंशन नहीं है, तो आप उसको डेटर बोलेंगे, ठीक है। और डेटर्स को ही हम बुक डेट्स भी बोलते हैं। वैसा डेट्स, वो लोग जिनसे हमें पैसा लेना है और वो जो हमारे बुक्स में आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे अकाउंट्स में आ रहे हैं, उनको हम बुक डेट्स भी कहते हैं, यानी डेटर्स ही हुआ, डेटर्स का दूसरा नाम हुआ। इनका नेचर करंट एसेट्स होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से हम लोग क्लासिफिकेशन की तरफ भी एंटर कर रहे हैं। करंट एसेट्स हमने लास्ट अभी डिस्कस किया था, तो उसमें करंट एसेट्स में हमने देखा था कि जिनसे हमको 12 महीने के अंदर में या तो पैसा रियलाइज हो जाए या कोई बेनिफिट मिल जाए। तो डेटर्स यानी जनरली मैक्सिमम केसेस, जनरली बिजनेस में मैक्सिमम केसेस में आपके जो डेटर्स हैं, जिनको आपने उधार में पैसा गुड्स बेचा है, वो 12 महीने के अंदर में ही आपको पैसे दे देते हैं। ओके, तो इसीलिए डेटर्स को करंट एसेट्स की तरह क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं लायबिलिटीज क्या होती है। ये देखिए, और नया टर्म, नया हेड आ गया। अभी तक हमने एसेट्स का डिस्कशन किया, बहुत तरह के एसेट्स हमने डिस्कस कर लिए। एसेट्स का मतलब हुआ कोई भी रिसोर्स जो एंटिटी का है, जिसके ऊपर एंटिटी का राइट है, उससे उसको पैसा मिल सकता है, रेवेन्यू आ सकता है, फ्यूचर में मिलता है कोई पैसा, राइट आता है, वो सब एसेट कहलाता है। सिर्फ राइट का हम लोग बात किए, पैसा आने का बात किए, इनफ्लो का बात किए। कोई हेल्प कर, कोई भी रिसोर्स जो हेल्प कर रहा है बिजनेस में, वो आपका एसेट है। तो हमने एसेट्स बहुत तरह के देखे, करंट एसेट देखा, फिक्स्ड एसेट्स देखे, टैंजिबल, इनटैंजिबल। अब हम बात करेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटी मतलब जो आपके ऊपर एक बर्डन क्रिएट करे, जो फ्यूचर में आपको, जिसको पेमेंट आपको करना है, वो आपकी लायबिलिटी होती है। क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी और एंटरप्राइज। कोई भी जो एंटिटी के अगेंस्ट में क्लेम कर रखा है, जो एंटिटी से फ्यूचर में पैसा लेगा, कोई भी सेटलमेंट करना होगा, एंटिटी का कोई रिसोर्स आउटफ्लो होगा, वो सब एंटिटी के लिए लायबिलिटी होता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले लें यहीं पे लायबिलिटी को लेकर, तो अगर हमने आज बैंक से लोन ले लिया, तो इसका मतलब बैंक, मान लीजिए 5 साल के लिए हमने बैंक से लोन लिया हुआ है कि 5 साल के बाद चुकाएंगे, तो यानी 5 साल तक वो बैंक मेरी लायबिलिटी बन गई है, क्योंकि हमको 5 साल के बाद उसको पेमेंट करना है। तो ये हमारी लायबिलिटी है कि हमको देना है। 5 साल बाद हमारा रिसोर्स का आउटफ्लो होगा, पैसा जाएगा, ठीक। और अगर आप नहीं दे पाए तो वो आपका घर बेच सकती है, घर बेच के पैसा रियलाइज कर लेगी, तो कोई ना कोई रिसोर्स का आपका आउटफ्लो होगा। इसीलिए बैंक का लोन आपके लिए लायबिलिटी। आई होप आई एम क्लियर टू यू। नेक्स्ट, लायबिलिटीज का अब क्लासिफिकेशन है। लायबिलिटीज 2 तरह की होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। देखिए, बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में हर चीज का, अकाउंट्स में हर चीज को आपको सेपरेटली एनालाइज करना पड़ता है, सेपरेटली उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। आपको हर चीज को, हर ट्रांजैक्शन को लिखना पड़ता है। आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। किसी से भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। बिजनेस में एक कहावत होती है, एक प्रोवर्ब है, एक हिंदी में प्रोवर्ब है कि बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। और बिजनेस में कहा जाता है कि व्यापार में प्यार नहीं होता है। मतलब अगर कोई आपसे कनेक्टेड है, यानी अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा है और वो अपने घर में भी अगर कुछ भी देता है बिजनेस से निकाल कर, तो वो उसका भी अकाउंटिंग करेगा। नो प्यार इन व्यापार, मतलब आपको हर चीज को, बिजनेस को आपको अलग रखना पड़ता है और बाकी सारा चीज आपका अलग है। बिजनेस को आपके इमोशंस, अफेक्शंस, लव, इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस दोनों को सेपरेट रखना पड़ता है। और इसी थियरी पे हमारा अकाउंटिंग होता है। मतलब देखिए, अभी आप समझ जाइएगा कि बिजनेस, आप
चूंकि अभी आपका स्टार्टिंग फेज है तो आपको ये बहुत आराम से तो नहीं समझ में आएगा, पर हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ जाए। बिजनेस को कोई ना कोई इंसान स्टार्ट करता है, किसी को स्टेप लेना पड़ता है, किसी को इन्वेस्ट करना पड़ता है। और देखिए जो बिजनेस करता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रिस्क लेना। रिस्क होता है, किस चीज का रिस्क? कि आप जो पैसा लगा रहे हैं आपका पैसा डूब सकता है, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो जो रिस्क लेता है, जो अपना पैसा लगाता है, जो व्यापार स्टार्ट करता है, उसी को उस बिजनेस का ओनर कहा जाता है, ठीक है। अगर इंसान अकेला बिजनेस कर रहा है तो उसको प्रोप्राइटर या सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, यानी सिंगल आदमी ओनर हुआ तो उसको सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कहते हैं। अब जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो वो जो ओनर है या प्रोप्राइटर है, क्योंकि अभी 11 के लेवल पे आपको सोल प्रोप्राइटर सिंगल ओनरशिप ही पढ़ना है, तो अभी हम उस पर आप फोकस करते हैं। जो सोल प्रोप्राइटर है, जो सिंगल ओनर है, वो अगर बिजनेस को कुछ दे या बिजनेस से कुछ ले, बिजनेस को कुछ दे मतलब जो प्रोप्राइटर जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये एक माना जाता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है। बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच एक एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें जो बिजनेसमैन है यानी जो मालिक है वो अपना पैसा बिजनेस में लगा रहा है, और हम जो बुक्स बनाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट से बनाते हैं। आई होप इट इज क्लियर कि हमें बिजनेस के पॉइंट से बुक्स बनानी है। तो बिजनेस को पैसा कहां से मिला, हम सिर्फ ये सवाल जब भी करेंगे तो बिजनेस के पॉइंट से करेंगे। बिजनेस को पैसा कहां से मिला? उसके मालिक से मिला। तो बिजनेस को तो पैसा मिला मालिक से, तो बिजनेस को ये पैसा अपने मालिक को रिटर्न करना होगा, ठीक है, यानी मालिक का पैसा बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। अब मान लीजिए बिजनेस को और पैसे का जरूरत हो, उसने बैंक से लोन लिया, तो बैंक भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो इस तरह से हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसा, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि बिजनेस को मालिक से पैसा मिला तो भी उसको लिखेगा, बिजनेस को बैंक से पैसा मिला तो भी लिखेगा। हाँ, यही है अकाउंटिंग में। मैंने अभी जो बताया, जो प्रोवर्ब मैंने बताया, यही है कि कोई मतलब नहीं है, आपको मालिक को नहीं देखना है कौन मालिक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। हम सब जानते हैं टाटा कंपनी के बारे में कि टाटा कंपनी क्या है। जो स्टूडेंट इंडिया से हैं या जो बाहर से भी हैं, सबको पता है टाटा कंपनी के लिए कि वो हमारे इंडिया का प्राइड है, ठीक है। बहुत पुरानी कंपनी है जिसको श्री जे.आर.डी. टाटा जी ने स्टार्ट किया था, और जो कि आज रतन टाटा सर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम, और टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अगर हम एक सॉल्ट भी आता है टाटा सॉल्ट, अगर आपने सुना होगा, टाटा का नमक आता है आयोडीन युक्त। तो अगर आप जब जाते हैं किसी दुकान पे नमक खरीदने, तो आप ये नहीं बोलते हैं कि जे.आर.डी. सर का नमक दीजिए या रतन सर का नमक दीजिए, आप बोलते हैं टाटा कंपनी का नमक दीजिए। मतलब आप वहां पर मालिक को नहीं जान रहे हैं, बल्कि आप कंपनी के नाम से उस प्रोडक्ट को समझ रहे हैं, पहचानते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टाटा कंपनी को तो जानते हैं पर रतन टाटा को या जे.आर.डी. टाटा को नहीं जानते। मैं ये ऐसी उम्मीद करता हूं कि हम एटलीस्ट सारे इंडियंस जानते हो, लेकिन चूंकि इग्नोरेंस का रहता है तो बहुत सारे लोग हो सकता नहीं जान रहे हो कि रतन टाटा कौन है, या रतन टाटा को जान रहे हो, जे.आर.डी. टाटा को नहीं जान रहे हो। तो लेकिन टाटा को सब जान रहे हैं, टाटा का नमक को सब जान रहा है। टाटा मतलब उसके प्रोडक्ट को हम उसकी कंपनी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो जैसे आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वैसे ही बुक्स में जब बुक्स बनती, अकाउंटिंग होता है, तो वहां भी हम अकाउंटिंग ऐसे ही करते हैं। हमें मालिक से कोई मतलब नहीं है, कंपनी के पॉइंट से आपको अकाउंटिंग करना है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, इसी बात को लेकर आपको आगे अकाउंटिंग करना है। आई होप स्टूडेंट्स इट इज वेरी क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट हो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर से आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो इंटरनल लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, यानी जो पैसा फर्म को, एंटिटी को अपने मालिक से मिला हुआ है, वो उसका लायबिलिटी कहलाता है, इंटरनल लायबिलिटी। और मालिक का जो भी पैसा फर्म को मिलता है
उसको एकदम अलग नाम से हम बुलाते हैं, बहुत खूबसूरत नाम है उसका, उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल के नाम से हम मालिक के पैसे को अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, उसके अलावा कुछ भी अगर मिलता है, किसी से भी कुछ मिलता है, वो सब एक्सटर्नल लायबिलिटी है। लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स, वो हो जाता है इन एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोप्राइटरशिप फर्म ले लेता हूं जिसको मिस्टर ए चलाते हैं। मिस्टर ए, ठीक है, आई एम मिस्टर ए। मेरा मान लीजिए एक बिजनेस है, मैं बिजनेस चला रहा हूं, मैं अकेला मालिक हूं। तो मैंने जो अपने बिजनेस में पैसा डाला, ये मैं कैपिटल बोल के अपने बुक्स में लिख दूंगा। सपोज मुझे और पैसे की जरूरत थी, मेरे बिजनेस को और पैसे का रिक्वायरमेंट था, तो मेरे पास तो पैसा नहीं था, मैंने पैसा कहां से लिए? मिसेज से, मेरी वाइफ से। मालिक मैं हूं, मेरे बिजनेस में मेरी वाइफ ने पैसा लगाया, शी इज नॉट मालिक, कैपिटल नहीं कहेंगे, शी विल बी द एक्सटर्नल लायबिलिटी। मतलब नो प्यार इन व्यापार, वाइफ है, बिजनेस में मालिक सिर्फ हम है, तो मेरा लगाया हुआ पैसा इंटरनल लायबिलिटी या कैपिटल कहलाएगा। उसके बाद का, उसके अलावा जो भी पैसे लगाए, अगर वो मालिक नहीं है तो सब एक्सटर्नल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। आई होप इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल। आइए अब ये एक्सटर्नल लायबिलिटी फिर से वही नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म और करेंट शॉर्ट टर्म जो हमने एसेट्स में डिस्कस किया था। तो जो भी लायबिलिटी आपको 12 महीने के बाद सेटल करनी है, सारी लॉन्ग टर्म। जो लायबिलिटी आपको विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर सेटल करनी है, वो आपकी करंट या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। अब जैसे हमने एसेट्स में ट्रेड डेटर्स या बुक डेट्स डिस्कस किए थे, जिनको हम गुड्स उधार में बेचते हैं वो डेटर्स हो गए। उसी तरह से जब हम गुड्स खरीद के लाए होंगे और अगर उधार खरीद के लाए होंगे, तो जिनसे हम उधार खरीदे होंगे, कई जगह से खरीद सकते हैं, तो जितने लोगों से हम खरीदते हैं तो वो ग्रुप कहलाता है क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स बिजनेस में लिया हुआ है ना, बिजनेस में गुड्स उनसे उधार में खरीदे तो वो ट्रेड क्रेडिटर्स कहलाते हैं। एंटिटी और पर्सन, कोई भी, टू हुम अमाउंट इज ओड बाय एंटिटी फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, किसी को भी अगर हमें पैसे देने हैं, पैसे देने का रीजन ये है कि हमने उनसे उधार में गुड्स कभी खरीदा था, अब उनको देने हैं, तो वो आपके क्रेडिटर्स या ट्रेड क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ऑब्वियसली ये आपके करंट नेचर के होते हैं, लेकिन लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट किए जाते हैं, ये शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटी। सो आई होप स्टूडेंट्स आपके ये जो भी टर्म्स थे, बेसिक टर्म्स मैंने डिस्कस किए हैं। सारे टर्म्स तो अकाउंट्स के डिस्कस करना ये पॉसिबल ही नहीं कि सारे टर्म्स डिस्कस कर लिए जाए। हाँ, ये है कि मीनवाइल अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो मूव करेंगे वो चैप्टर है जर्नल। उस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स आएंगे, जैसे जैसे टर्म्स आएंगे हम लोग बहुत स्मूथली उस चैप्टर में जाएंगे। जैसे जैसे टर्म्स आते जाएंगे हम उन टर्म्स को पहले समझेंगे, उसके बाद उसमें हम प्रोसीड करेंगे। तो आप इसी तरह वीडियोस पे कंटिन्यूटी अपना बना के रखिए, कनेक्टेड रहिए, स्टडी करिए अच्छे से। जो भी डाउट आए उस डाउट को आप पूछिए। आपको और भी अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगा तो उसको अपलोड किया जाएगा, हम लोग चैनल पे सारा चीज अपलोड कर देंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट्स कमेंट सेक्शन में भेज दिया कीजिए, और जो भी डाउट रहे, अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो आप उसको डाल दिया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, सॉरी थोड़ा डिले हो गया था, क्लास 12 के कुछ सेशंस डालने जरूरी थे, इसलिए आपका क्लास 11 का वीडियोस आने में डिले हो गया। पर अब कोशिश करेंगे कि आपके वीडियोस और स्पीड से आए, जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बहुत लेट हो चुके हैं। पर अब कोशिश रहेगा कि बहुत तेजी से आ जाएं वीडियोस, ठीक है। आप इसी तरह से चैनल पे कनेक्टेड रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल सपोर्ट एंड स्टडी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।